की हेरिटेज तो मृत स्मारक होते हैं जी। ये तो हमारा जीवंत पुरखा अरावली कभी हेरिटेज नहीं हो सकती। नसीराबाद से आप थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ आपको रेत का एक पहाड़ दिखता अकेला। ये दोहन का नतीजा है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त अरावली की पहाड़ियों के बीच में हम हैं। आप ये जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये वो अरावल है जिसकी शौर्य गाथाएं हमारे साहित्य में बिखरी हुई है और जिसकी पर्यावरण, जैव विविधता और जीवन जिसकी सानिध्य में पल रहा है, उसको हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। गोगुंदा में हम हैं जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, उस धरती पर। और आज यहाँ घूमते हुए हमें श्री नवग्रह सेवा संस्थान रायला मोतीबोर का खेड़ा के मुख्य वैद्य आदरणीय हंसराज चौधरी जी से अचानक मुलाकात हुई और चूंकि उनका औषधीय पौधों पर, वनस्पति पर, आयुर्वेद पर, साहित्य पर, समाज पर और लोगों के मनोविज्ञान पर अद्भुत काम रहा है, तो हमने सोचा है कि इस मौके का निश्चित रूप से लाभ लिया जाना चाहिए, क्योंकि अरावली के बारे में जितना उनके पास एक जानकारियों का भंडार है और चूंकि अरावली इस समय बहुत एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है, तो ऐसे मौके पे हंसराज जी हम चाहेंगे कि आप हमारे इस पुरखे, जिसको आपने अपने कई सारे वीडियोस में कहा कि वो हमारी दादी माँ है, हमारी पुरखिन है, आप उसे पुरखा कहें, पुरखिन कहें, कई लोग इसे विरासत कहते हैं, मतलब उसको हेरिटेज कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि हेरिटेज तो मृत स्मारक होते हैं। ये तो हमारा जीवंत पुरखा। अरावली कभी हेरिटेज नहीं हो सकती। अरावली श्वास लेती है सब। अरावली में स्पंदन है। अरावली में कितनी वनस्पतियां प्रस्फुटित हो रही है, अंकुरित हो रही है, खिल रही है, और अरावली हेरिटेज कभी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो थोड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। हेरिटेज कह के भी कहीं छद्म रूप से अरावली पे हमला किया जा रहा है। मतलब अरावली हेरिटेज नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप हेरिटेज हो सकते हैं क्या? ये कल परसों की बात थी साहब। सदियों का जब इतिहास लिखा गया तो ये तो हमारे दादे पुरखे सभी लोग यही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अरावली तब से यहाँ है जब न तो हम भारत थे, न गंगा थी, न हिमालय था, कोई नहीं था। 2.5 अरब साल पहले मुझे लगता है कि जब इंसान के रूप में इंसान नहीं था, तब ये हमारा पुरखा यहाँ पर मौजूद था और इसी की गोद में तमाम सभ्यताओं ने जन्म लिया और इतनी नदियाँ, इतना सब कुछ यहाँ पर बना। और ये सब जो इतिहास और आपने सारी बातें कही, वो सब भी तो यहीं बना है। अरे साहब, मैं कहूँ कि मैं इसको थोड़ा मेरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। बनास निकलती है, किसमें मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। हाँ, चंबल के रास्ते गंगा में जाती, गंगा में जाके मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो गंगा को कौन सींच रहा है? गंगा को अरावली सींच रही है। इन लोगों के दिमाग में जो मैं आज साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अरावली का शायद कोई दुश्मन होगा नहीं, पर अगर वो व्यक्ति है, अगर उसमें समझ है, थोड़ी भी समझ है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। एक दादा बा हैं, अपने घर में विराजित हैं। अगर कोई ये कह दे कि दादा माँ का मेरे में क्या योगदान है, भाई आप कहाँ से आए? वो तो डीएनए, भाई डीएनए से आए। तो अरावली, चूंकि मेरा जो क्षेत्र है, आपने प्रारंभ में परिचय में भी ये कहा कि मैं चूंकि वैद्य हूँ और वनस्पति शास्त्र का व्यक्ति हूँ। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ अगर मैं विज्ञान की भाषा में बात करूँ भंवर जी, तो एक आई रेंज होती है। मतलब व्यक्ति अपनी नंगी आंखों से वहां तक देख पाए जहां तक वो उस चीज को पहचान ले, मतलब वो उसको परिभाषित कर दे। जैसे मैं यहाँ से वहां तक दूर तक देखूं तो मैं कहूँ भाई वो एक मकान है, वो मकान पहचाना जा रहा है कि वो जो आकृति है वो मकान है। तो मैं यहाँ खड़ा यहाँ की जैव विविधता पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आहुति में, देखिए मेरे बिल्कुल सामने आप घास देख रहे हैं। इस घास में प्राकृतिक रूप से एक सुगंध है।
ये रोइडा घास है जी। ये अरावली घास दे रही है। अब थोड़ा आगे चलिए, वो आपके सामने झरबेरी है। इतने मीठे बोर अरावली ही दे रही है, आपसे कुछ ले नहीं रही है ना। उससे आप थोड़ा और आगे बढ़िए, आम के पेड़ हैं। ये आम अरावली में विकसित हो रहे हैं। आप थोड़ा और आगे आइए, इधर बांस जो है, बांस दिख रहा है आपको, बांस अरावली में विकसित हो रहा है। फिर थोड़ा आगे आइए, सागवान दिखाई दे रहा है आपको। सागवान जैसा पौधा, जो कि सागवान नहीं चलता साहब बहुत आसानी से अगर उसको उस तरीके का वातावरण नहीं दिया जाए। तो कहां से आएगा सागवान? फिर आप उससे आगे सीरस देखिए, जो कई वर्षों में धीरे धीरे बड़ा होता है। आपको सीरस का औषधीय पौधा दिखाई दे रहा है। उसके आगे देखिए जंगल जलेबी दिखाई दे रही है आपको, मतलब। और फिर आगे ये पलाश दिखाई दे रहा है आपको, पलाश जो कि हमारे औषधियों में बहुत ही अद्भुत औषधीय गुण रखता है। ये सामने आपको अरड़ू दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ के बकरी पालकों के लिए, यहाँ के पशु पालकों के लिए एक मतलब एक बहुत अच्छा एक खेजड़ा दिखाई दे रहा है, जो कि पुरातन वृक्षों की श्रेणी में खेजड़ी और खेजड़ा जो कि राजस्थान का मतलब माना गया है। ये इधर मैं अगर देखूं तो आपको गूलर दिखाई दे रहा है, जो कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। कई बीमारियों का इलाज अकेला गूलर मतलब कर लेता है। अगर मैं इधर पहाड़ की तरफ अगर हाथ करूं तो ये साहब खजूर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। मतलब अरावली क्या नहीं दे रहा है आपको, इतनी वनस्पतियां। आप इधर देखिए, ये धीरे धीरे यहाँ कितने पशु पक्षी या बीज लाते होंगे, बीज बिखेरते होंगे। उन बीजों से महुआ दिखाई दे रहा था। यह महुआ अरावली का प्राण है जी। अब इसको मैं कैसे कह दूं कि साहब अरावली नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे साहब अरावली नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा की बात कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर पड़ेगा क्या? एक सामान्य सा एक छोटे बच्चे को गणित का सवाल कहे कि उससे क्या कि मैं तेरा बस्ता छीन लूंगा, सब कैसे पड़ेगा आगे? नहीं, पर हंसराज जी देखिए, आपने ये बातें कही, लेकिन इस देश को विकसित देशों की श्रृंखला में भी खड़ा होना है, और वहाँ के लिए जो रेयर अर्थ्स हैं, वो मिनरल जो दुर्लभ खनिज हैं, वो अरावली के भीतर हैं। अगर वो नहीं निकालेंगे तो फिर हम दुनिया से कैसे प्रतियोगिता कर पाएंगे? देखो साहब, मुझे संसार के कई देशों में जाने का भी अवसर मिला और भारत को बहुत करीब से घूम के देखने का अवसर भी मिला। कई ऐसी माइनिंग टेक्निक्स हैं जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, उसके लिए पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है साहब। और वो क्या होना चाहिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर मैं उसको हिंदी में ये कहूँ, आप भोजन करते हैं ना जी, भोजन में एक सब्जी होती है, दही होता है, चपाती होती है, थोड़ा सा सलाद होता है, परंतु थोड़ी सी चटनी होती है। ठीक बात। तो चटनी जितना दोहन यदि हो जाए तो अतिशयोक्ति भी नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। और मैं कितना लिबरल हो जाएंगे हम। मैं मेरा व्यक्तिगत बात कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी संस्थान का, किसी भी प्राकृतिक संरचना का अगर 1 या 2% दोहन होता है, वहां तक ठीक है, क्योंकि मानवता के लिए व्यक्ति रहेगा भी सही। मकान के लिए आप पत्थर लेके जा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, पर जरूरत जितना लेना, हाँ, वो तो सदियों से रहा है, लेकिन संपूर्ण दोहन करना और 90% अरावली को 100 मीटर की परिभाषा गढ़ करके उसको खत्म कर देने की जो पूरी बात चल रही है, उसके बाद किस तरह के प्रभाव आप देखते हैं? कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम तो अरावली में नहीं रहते हैं, हम तो बहुत दूर रहते हैं, हमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन क्या जो कई लोग कह रहे हैं, जो पर्यावरणविद कह रहे हैं कि इसके बाद जो हीट वेव्स आएंगे, इसके बाद जो डेजर्टिफिकेशन आगे बढ़ेगा, मरुस्थलीकरण जो होगा, इसके बाद जो नदियों का कटाव रुक जाने के बाद में जलधाराएं जब कट जाती है तो नदियां सूख जाती है, और नदियां सूखेगी तो गंगा तक भी और गंगा सागर तक भी उसका असर आने वाला है। उसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको आपको मेरे साथ यात्रा करने पर ले जा रहा हूं अजमेर जी। आप अजमेर की तरफ जब जाते हैं, भीलवाड़ा से अजमेर की जब आप यात्रा करते हैं, नसीराबाद से आप थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ आपको रेत का एक पहाड़ दिखता अकेला जी।
ये दोहन का नतीजा है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पहाड़ी को तोड़ दिया गया या नष्ट कर दिया गया, और वो रेगिस्तान की जो रेत है, वो नागौर की रेत है या पाली की रेत है या जैसलमेर की रेत है, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ जो थार के मरुस्थल की जो रेत है वो यहाँ तक आ गई, वो यहाँ तक आ गई। ओह, तो साहब ये एक पहाड़ के एक चोटी के कट जाने से अगर वो रेत वहां तक आ सकती है जी, तो फिर ये रेत भोपाल तक जा सकती है, ये रेत पटना तक जा सकती है, ये रेत एक दिन जाके कलकत्ता वालों को जाके कहेगी कि क्या हाल चाल है साहब, मैं पहुंच गई हूं यहाँ पे। एक बात। दूसरी, साहब पेड़ पौधे टेम्परेचर को स्टेबलाइजर का काम करता है। ये अरावली एक बहुत बड़ा 5 राज्यों का, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूरा आपका दिल्ली, इन राज्य, और बल्कि आपका किसी देश के प्रति विचार है कि नहीं, वो उत्तर कोई प्रदेश का थोड़ा हिस्सा भी, क्योंकि हिस्सा गोवर्धन पर्वत भी और ब्रज का पूरा, मतलब यहाँ का पूरा स्टेबलाइजर है ये। कुछ सिरफिरे लोग ये भी कहते हैं अरावली की संरचना ऐसी है कि इससे मानसून टकराता नहीं है। अरे साहब, मानसून टकराता नहीं, पर अरावली इतनी हरितिमा है, इतने वृक्ष है कि अरावली ये जो वृक्ष है वो मानसून को खींचते हैं, बरसता है, बिल्कुल बरसता है साहब। जी जी। एक बात और है जो मैं कानून के लोगों से भी, जजों से भी, उनको मैं माननीय न्यायाधीश कहूं, अदालतें बहुत बड़ी बात है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, परंतु उनके पास उतना ही बड़ा दिल भी होना चाहिए। अरे 100 मीटर से कैसे आप बताओ, ये आंकड़ा क्या उन जजों ने कभी यात्रा नहीं की क्या जिंदगी में रेलगाड़ी से, जहां हर स्टेशन पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। हाँ, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहुत गंभीरता और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक 420 बीघे का जागीरदार भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, और मैं अरावली में रहता हूँ साहब, अरावली मेरे में रहती है साहब। नहीं, पर पहाड़ क्या केवल ऊंचाई होते हैं? पहाड़ ऊंचाई हो ही नहीं, पहाड़ तो गहरे में भी, मतलब जितना ऊंचा ये दिख रहा है उससे कई गुना वो नीचे होगा। मैं तो बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ उन लोगों को जो अरावली के लिए 2 शब्द लिख रहे हैं, जो अरावली के लिए 2 शब्द बोल रहे हैं, जो अरावली के लिए गीत गाए जा रहे हैं, अरावली के लिए नाट्य संरचनाएं रची जा रही है। एक कोई बंदा, मैं तो कह रहा हूँ कि 30 सेकंड की अगर रील भी बना रहा है और वो उसमें और कुछ नहीं जानता, उसका कोई ज्ञान नहीं, वो कहता अरावली 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 अरावली। साहब अरावली का ये, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ये जाके कहीं न कहीं ये जो आवर्तन है, ये जो रिपीटेशन है, ये किसी दिन एक मंत्र के रूप में, किसी दिन एक महाग्रंथ के रूप में ये काम आंदोलन सफल होगा। और चूंकि मैं एक वैद्य हूँ, तो वैद्य हमारे आयुर्वेद में ये भी है कि जो बीमार है उनका तो इलाज किया जाए, परंतु ऐसा जीवन जिया जाए कि बीमार ही ना होना पड़े। तो मैं उन जजों को, उन न्यायविदों को, उन लेखकों को, उन उद्योगपतियों को, उन होटल व्यवसायियों को, मतलब जिस का वो अपना हित समझ रहे हैं उसमें। साहब बहुत सी बार हित ऐसा होता है कि आपकी माँ जो होती है ना साहब, माँ नौकरी करे ना करे अलग चीज है, परंतु ये थोड़ी का आप अपना पेट पूजने के लिए आप अपनी माँ को किसी के यहाँ नौकर रख देंगे। पर यहाँ तो बेचने की बात हो रही, तो यहाँ तो बेचने की बात हो रही है। तो साहब मैं निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ कि अरावली का बचना, अरावली खुद बचा लेगी अपने को। प्रकृति की ये नियम है, कुदरत के ये कायदे हैं साहब। परंतु ये जो बीच में एक छोटा सा जोल सा जो आया है, इस जोल में जो खड़ा होगा, जो अरावली के हित की बात करेगा, वो मानवता के हित की बात करेगा। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हंसराज जी ने कहा कि अरावली का बचना हमारी सभ्यता और संस्कृति का बचना है, और मैं सोचता हूँ कि हम कह सकते हैं कि जय अरावली, विजय अरावली। विजय अरावली।